नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान आंदोलन ने एक नई करवट ली है। वो अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है और आक्रामक भी दिख रहा है। महापंचायत में उसने ये दिखाने की भरपूर कोशिश की है कि वो बांटने और तोड़ने की राजनीति से निपटने के लिए अब तैयार है और अब उसका लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा ठोस है। सवाल उठता है कि इससे भविष्य में किसान आंदोलन का क्या रूप उभरेगा और वो आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व बीजेपी नेता और किसान मामलों के जानकार सोमपाल शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका आकलन क्या है। सोमपाल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि महापंचायत में अच्छी खासे भीड़ इकट्ठा हुई। जी, तकरीबन 3 से 5 लाख लोग आए इस रैली जी, में, इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए। और ये जी, लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तरह नहीं थे कि पैसे भी दिए गए, गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया, खाना पीने का भी इंतजाम किया गया और तब लाए गए। ये स्वतः स्फूर्त लोग थे जो इस आंदोलन में, इस महापंचायत में आए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो महापंचायत है, अब किसान आंदोलन के जो रास्ता है, जो सफर है, उसमें ये कितना बड़ा पड़ाव है, कितना बड़ा माइलस्टोन है? क्या एक नई करवट लेता दिख रहा है आंदोलन? प्रोफेसर मुकेश जी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है। और पहली बात तो मैं ये कहूँ आप ही की बात का समर्थन करते हुए कि इस रैली की कई विशेषताएं, एक तो उत्तर भारत ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों से भी लोगों ने आकर इसमें भाग लिया। और उत्तर भारत से तो विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बहुत बड़ी भागीदारी थी ही, क्योंकि वही इसका आतिथ्य कर रहे थे। और निश्चित रूप से ये भी बात उभर कर आई है कि इस रैली के बाद, इस महापंचायत के बाद राकेश टिकैत के व्यक्तित्व को एक नया स्तर मिला है, एक नई ऊंचाई हासिल की है उन्होंने इसका नेतृत्व करने में। पहले से कर भी रहे थे वो, परंतु इससे एक नया आयाम उन्हें मिला है। तीसरी बात ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी ग्रामीण वर्गों के लोगों ने ही नहीं, बल्कि जो स्वयंसेवी संगठन दूसरी प्रकार के रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने भी भागीदारी की। जैसे एक विशेष नाम मुझे इसमें ध्यान आ रहा है मेधा पाटकर जी का। मैं परसों किसी काम से इंदौर गया हुआ था, तो जिस फ्लाइट में मैं आया हूँ रात में, उसी में वे आई थी जैसी वो रहती हैं साधारण उसमें, और कितना उनकी प्रतिबद्धता है जनसेवा के लिए तो जग जाहिर बात है। वे भी इसमें सम्मिलित हुई। पंजाब के प्राय नहीं बल्कि बिना किसी अपवाद के सारे संगठन शामिल हुए। कई समाचारों में कहा जा रहा था चढ़ूनी जी आएंगे कि नहीं, रज्जेवाल साहब आएंगे कि नहीं, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह आएंगे कि नहीं। सारे नेता उसमें शामिल हुए, हरियाणा के सब लोग शामिल हुए, प्रोफेसर योगेंद्र यादव आए। तो एक और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। किसी ने कोई किसी यातायात साधन या कोई किसी प्रकार का साधन किसी को उपलब्ध नहीं कराया। सब लोगों ने स्वयं सेवी भाव से स्वयं संगठित होकर, कोई गांवों में उसको संगठित करने नहीं गया, कोई उसका प्रचार करने नहीं गया, किसी ने उसका कहीं कोई विज्ञापन किसी समाचार पत्र या उसमें नहीं दिया। और जिस तरह से, और फिर आप जानते हैं मेरा संपर्क दिल्ली के चारों ओर, इन चारों राज्यों में, पांचों में बहुत व्यापक रहता है। तो जहां लोगों के फोन भी आए तो सबसे पता लगा कि साहब यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ियों से, अपने मोटरसाइकिलों से, बसें करके, ट्रक करके, और उसमें अपने ही लिए पर्याप्त नहीं बल्कि इतना भोजन ले गए कि मुजफ्फरनगर, तो मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ की जो पुलिस लाइन है, प्रोविंशियल आर्मर्ड कंस्टेबलरी की, उस पुलिस लाइन में भी बहुत सारा भोजन छोड़ा है 1-2 दिन का वहाँ के सैनिकों के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए। और उनसे कहा कि ये भी हमारे भाई हैं। तो ये जो एक तरह का माहौल बना, ये बहुत ही विचित्र संयोग है। ऐसा
पहले कभी देखने में नहीं आया। हमने बड़ी रैली देखी हैं और टिकैत साहब बड़े टिकैत भी करते थे, पर इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह से स्वतः स्फूर्त होकर और सब लोगों ने और सब वर्गों ने, सब राज्यों ने हिस्सा लिया, तो बड़ी बात है। निश्चित रूप से एक नया मील का पत्थर साबित होगी ये रैली। तो सोमपाल जी, क्या संदेश निकालेंगे फिर आप इस रैली का? अगर इस तरह से एक आयोजन हो रहा है और स्वतः स्फूर्त हो रहा है और उसमें प्रतिबद्धता, संकल्पबद्धता किसानों की दिख रही है, वो पूरी रणनीति को समझ रहे हैं, अपने विपक्षियों की चालों को भी समझ रहे हैं, उन पर खुलकर बात कर रहे हैं, तो क्या अर्थ निकाले आपने इस रैली से? एक तो जो आपने विस्तार से बताया कि ये स्वतः स्फूर्त थी, लोगों का कमिटमेंट दिखता है, लेकिन जो इसका एक राजनीतिक लक्ष्य भी है। राजनीतिक से हालांकि कृषि कानून है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है किसानों को कि बिना राजनीति किए, परोक्ष राजनीति किए हासिल नहीं होना। तो उस कसौटी पर कहाँ ठहरता है? मैं ये बात आपको मुकेश जी पहले भी कहता रहा हूं कि मैं किसानों की इस बात से तो सहमत हूं कि संगठन एज सच को राजनीति में नहीं आना चाहिए, परंतु जब आप राजकीय नीति का विरोध कर रहे हैं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, पहले भी आपने जब मेरे साक्षात्कार लिए उसमें मैं निश्चित रूप से ये बात बराबर कहता रहा हूं, कंसिस्टेंटली कहता रहा हूं कि जब आप राजकीय नीति का विरोध कर रहे हैं, तो जब तक राजनैतिक ताप नहीं सत्ता के ऊपर लगेगा, जितनी गर्माहट उसकी लगेगी, जितनी मतदान की का रुख जो है उनके विपरीत होता हुआ लगेगा, तब तक उनकी संवेदना जागृत नहीं होती। सरकारें, मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं, 3 प्रकार की होती हैं। कुछ सरकारें स्वतः संवेदनशील होती हैं, जिसमें मैंने बार बार आपको उदाहरण दिया, चौधरी देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्री अजीत सिंह जी, जब ये लोग केंद्र सरकार में थे तो अपनी तरफ से पहल करके, क्योंकि उन्होंने वो किसान की व्यथा, उसका कष्ट भुगता हुआ था, तो उनकी अपनी प्रतिबद्धता उसके प्रति थी, अपनी संवेदनशीलता थी, तो उसका संज्ञान लेकर वो इस तरह के उपाय किया करते थे कि किसान वर्ग की समस्या घटे, उनकी समृद्धि हो। दूसरी सरकारें वो होती हैं जिसमें कुछ दूर तक हम कांग्रेस की कुछ सरकारों को ले सकते हैं कि मान लीजिए उनके संज्ञान में बात नहीं आई, स्वतः नहीं ली, परंतु जब कहीं से कोई बात उठी, कहीं से कोई उन्हें प्रतिवेदन मिला, आवेदन मिला या कोई आंदोलन हुआ, तो उसका संज्ञान लिया और उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप उन्होंने कुछ काम किया। ये तीसरी प्रकार की सरकार है, इसने निश्चित रूप से एक इस तरह का बाना ओढ़ लिया है कि ये चाहे देखते हैं कि ये तो ऐसे ही बैठकर और चले जाएंगे, और फिर तरह तरह की कुटिलता भरी चालें चली। कभी इसको आतंकी संगठनों से संबद्ध बताया, कभी राष्ट्रद्रोही संगठनों से, राष्ट्रद्रोही प्रवृत्तियों से संबद्ध बताया, कभी इसको जाति पाति का जामा दिया, कभी इसको कहा कि ये तथाकथित जो विरोधी पक्ष है, जबकि किसानों ने सतत अपना ये स्टैंड बनाए रखा कि उन्होंने राजनीतिक लोगों से ये तो कहा आप समर्थन करें, पर अपना मंच किसी को आज तक नहीं दिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक पटाक्षेप होने की स्थिति अब आ गई है। किसानों की यह बात समझ में आ गई है और उस रैली में सबने घोषणा की है, सारे संगठनों के नेताओं के मैंने भाषण सुने हैं, सबने यह घोषणा की है कि हमने इसको अब इस वर्तमान सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाने का संकल्प कर लिया है। तो ये बात थोड़ी देर में समझ में आई किसानों के, पर आ गई और यहाँ से वह अध्याय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। जी, लेकिन सोमपाल जी, यही हमने कल देखा कि मीडिया का एक सेक्शन ये आरोप लगा रहा था कि ये तो महापंचायत सरकार को हटाने के लिए हो रही है, कृषि कानूनों के लिए नहीं हो रही है। इस तरह के आरोप भी लगने शुरू कर दिए। एक प्रचार इस तरह का होना पहले से भी हो रहा था, लेकिन अब उस पर ऐसा लगता है कि टूल किट उनको मिल गई है सरकार की तरफ से। तो वो जो सरकार की तरफ से टूल किट मिली वो कोई नई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले दिन से ये बातें कही जा रही हैं और कहते रहेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि एक वर्ग ने, कल मैंने कुछ क्लिप्स देखी टीवी पर, कि कुछ ऐसे मीडिया कर्मी थे जिनको
गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहकर लोगों ने उनकी भर्त्सना की और उनको उसको उस रैली को कवर तक नहीं करने दिया। तो उसका उत्तर तो किसानों ने स्वतः दे दिया, उन्हें किसी की पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जब उन्होंने सीधा कह दिया कि हाँ ठीक है, हम सीधे राजनीतिक दल नहीं हैं, पर जो राजनीतिक दल किसान की बात नहीं सुन रहा है उसको हटाने में हम संकोच नहीं करेंगे, हमने अभियान चला दिया तो ठीक है, वो लगाए आरोप, स्वीकार कर रहे हैं ना किसान तो उसको, और करना चाहिए, क्या दिक्कत है। और क्या मतदान के माध्यम से सरकार को हटाना भी राष्ट्रद्रोह का काम है क्या? तो उन मीडिया कर्मियों से या उन चैनलों से या पत्रकारों से जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए। आपका ये इन्वर्ट हो गया मुकेश जी। हेलो जी, एक कॉल आ गया है, मैं उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। जी हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू कर लें। चित्र भी दूसरी तरफ चला गया था, दिशा बदल गई। अरे सॉरी, कोई कॉल कर रहा है बार बार। जी, तो मेरा ये कहना कंटिन्यू है कर कि इसमें किसानों ने संकोच किया नहीं और किया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की निर्धारित प्रक्रिया है, संविधान के अंदर उसका आदेश है, न केवल प्रावधान है बल्कि आदेश है। और मतदान के माध्यम से यदि कोई वर्ग आहत होता है सरकार की नीतियों से और वह यह संकल्प करता है कि हमें इन्हें सत्ता से हटाना है, तो ये उसका वैधानिक, संवैधानिक और जन्मजात अधिकार है, इसमें क्या कठिनाई है? कहने दीजिए, मीडिया कहेगा तो हाँ हटाना चाहते हैं ना, अगर मुझे किसी के विरुद्ध मतदान करना है तो करना है। जी, अभी आपने कहा कि सरकार को हटाने का ऐलान कर दिया किसान आंदोलन, लेकिन क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मिशन यूपी का लक्ष्य है, क्या उसके लिए इतनी ताकत किसान आंदोलन ने जुटा ली है और आने वाले दिनों में जुटा सकता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में सत्ता को पलट सके? निश्चित रूप से मुकेश जी, देखिए इसमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना चाहूंगा, आपका भी ध्यान आकर्षित करूंगा, आपको पता भी है परंतु फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सटीक सवाल उठाया है कि इसका शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ 2013 के सांप्रदायिक दंगों के कारण। और आज वो जो भाईचारा जो डिस्टर्ब हो गया था, जिसमें खलल आ गई थी, वह पुनः स्थापित होता हुआ दिखा। कल आपने सुना होगा वहां नारे लगे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव दोनों, और उनके भी नारे लगे, अल्लाह अकबर, और राकेश टिकैत ने स्वयं लगाया वो नारा। और ये बात दिखाती है कि हम अब एक हो गए हैं। इन वर्गों को जिनकी एकता को भंग कर दिया गया था और जिस एकता को भंग करने के आधार पर वर्तमान सत्ता दल सत्ता में आया, तो वह एकता पुनः स्थापित हो गई है और वह किसी के प्रचार अथवा दुष्प्रचार से नहीं हुई। वह भावना भी स्वतः स्फूर्त है, स्वयं सिद्ध हो गई है और उसका खुला सबूत सबको मिल गया। किसी ने छिपाया थोड़ा ही, कोई अंदर बैठकर किसी ने मंदिर में या मस्जिद में या किसी सभा में या किसी गोष्ठी में ये बात विचार प्रकट नहीं किया। लोगों ने स्वतः मंच के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जो कल परिदृश्य था देखने वाला था, मेरी तो कुछ प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस कर्मियों से भी बात हुई, सब स्तब्ध थे ये देखकर कि किस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ है लोगों का। और आपने सही कहा, उन्हें किसी ने कोई नारा दिया नहीं था, उनके नारे भी अपने गढ़े हुए थे, वो अपने मन से कही हुई बात थी। तो निश्चित रूप से ये तो दिख रहा है कि ये जो काउंट डाउन है, उनकी जो गिनती है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और इसका इतिहास भी रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, मैं जाति में, आप भी विश्वास नहीं करते, मैं भी नहीं करता, परंतु है भारत की राजनीति जाति से बंधी हुई है और मैं भी उस जाति से हूं। आप पूरा इतिहास देख लीजिए 75 से लेकर और अब तक, तो जो दिल्ली के चारों तरफ की जो कृषक भूमि है, जिसमें एक समुदाय, जाट नाम का समुदाय रहता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका ऐतिहासिक रही। 1857 का संग्राम देख लीजिए,
या उसके बाद का आंदोलन देख लीजिए, या स्वतंत्रता का आंदोलन देख लीजिए, अथवा आर्य समाज के सुधार का आंदोलन देख लीजिए, पुराना टिकैत का आंदोलन देख लीजिए और वर्तमान टिकैत का आंदोलन देख लीजिए। इन्होंने एक भूमिका अदा की और जब यहाँ से ये आवाज उठती है तो इसको देश के दिल की धड़कन मानने में मुझे कोई संकोच नहीं। आपको भी, मुझे लगता है, मेरी बात से सहमति होगी। निश्चित रूप से ये आवाज उठी है और ये सकारात्मक भूमिका यह क्षेत्र दोबारा अदा करने जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। सोमपाल जी, ये बताएं कि किसान आंदोलन तैयार है, सक्रिय है, आने वाले दिनों में और सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो मरा पड़ा है, लुंज पुंज है, उसमें कोई सक्रियता नहीं है। ये इतने बड़े आंदोलन का लाभ उठाने की कोई कोशिश भी वो करता नहीं दिख रहा। आमतौर पर राजनीतिक दल तो टूट पड़ते हैं ऐसी चीजों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीजें नहीं दिख रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन तो अपनी भूमिका पूरी कर दे, लेकिन विपक्षी दल उस तरह से काम ना आए और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। देखिए, मैं किसी दल के प्रवक्ता के तौर पर तो यह नहीं कहना चाहता, पर मुझे लगता यह है कि जो धरातल के ऊपर जिस तरह का आंदोलन खड़ा हुआ है और जिस तरह से भावना जागृत हुई है लोगों की, ग्रामीण समुदाय की, और उसमें किसान अकेला नहीं है। मैं प्राय लोगों से बात करता हूं, आपको 2-3 चीज छोटी छोटी बताता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्यूबवेल का न्यूनतम प्रभार प्रति माह 2400 रुपया है हमारे यहाँ आमतौर से। उससे कम तो कोई नहीं है, चाहे कोई 5 हॉर्स पावर की मोटर है, चाहे 7 की है, 10 की है, 2400 कम से कम है, उससे ऊपर है। 1200 रुपया प्रति बिजली का कनेक्शन घरेलू है। और आपने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ग्रामीण क्षेत्रों में घर प्राय 2 होते हैं। एक है जहां परिवार रहता है, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं। एक है जहां पशु आदि बनते हैं, चारे आदि का प्रबंध है, जिसको हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घेर कहा जाता है और हरियाणा में नौहरा कहा जाता है। तो 1200 आप उनका जोड़ लीजिए, तो 2400 वो हो गया, 2400 व 4800 हो गया, और एक सिलेंडर 800 से ऊपर हो गया। तो ये, और इनके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगकर, तो 6000 रुपया प्रति माह तो यह खर्च हो गया। बच्चों की फीस का अलग है, दवाई का अलग है, डीजल जिसके बारे में माननीय मोदी जी 2014 में कहा करते थे कि 30 रुपए में बहनों भाइयों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अब वो 30 रुपए का जो है 100 रुपए के निकट पहुंच रहा है। पेट्रोल तो पहुंच ही गया। और ये सारी ऐसी आवश्यक जिनसे, जिनके बगैर न खेती हो सकती, न आपका चूल्हा जल सकता, न आप घर में रह सकते। और साथ ही जो मजदूरी है उसकी दर भी बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी जो खेतीहर मजदूर है, क्योंकि शिल्पकारों के, लोहार के, बढ़ई के, बुनकर के ये धंधे तो ग्रामीण क्षेत्रों में समाप्त हो गए बड़े उद्योग धंधों के कारण। तो अब गांव में जो आदमी रहता है वो निश्चित रूप से सिवाय खेती के या खेती से संबंधित, किसी ने ट्रक चला लिया, किसी ने टैक्सी चला ली, उनके आधार पर काम चल रहा है, उनके भी ये खर्चे बंद गए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप आश्चर्य करेंगे प्रोफेसर मुकेश जी कि 1 एकड़, बागपत में जिस जिले से आता हूँ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि, यहाँ 1 हेक्टेयर नहीं, 1 एकड़ सामान्य इकाई है प्रति परिवार। और गन्ना जो है, जिसके विषय में मोदी जी कहा करते थे कि 400 450 रुपया रेट होना चाहिए, तो पिछले 6 वर्ष में केवल 10 रुपया बढ़ाया इन्होंने, 315 का 325 किया। तो 1 बीघा में 3 बोगी से ज्यादा गन्ना नहीं होता। तो जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, आप अगर बहुत लगाएंगे तो 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया का उसको ग्रॉस इनकम होती है। अब उस 1.25 लाख रुपए में मैंने आपको खर्च बता दिया, 1 लाख का तो मैंने बता दिया ना, जो बाकी खर्च है खाने का, पीने का। अच्छा, पहले तो क्या होता था कि दूध है, तेल है, घी है, वो घर में हो जाता था। अब इतनी छोटी जमीन होने के बाद गांव में भी लोग दूध, तेल, घी सब खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। दालें वगैरह भी बाहर से आती हैं। तो और सब्जी और फल वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए। तो एक साधारण से साधारण घर का जो खर्च है वो 10 से 15 हजार रुपया, तो जिसके परिवार का कोई बच्चा सिपाही हो गया, या कोई चपरासी भी हो गया कहीं, या कोई ड्राइवर भी हो गया,
उसका तो काम चलता है, अन्यथा परिवार का पालन पोषण करने के लायक भी उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी अवस्था में किसान ही नहीं, किसान वर्ग से जुड़ा हुआ सारा ग्रामीण समुदाय इतना त्रस्त है कि आप जाकर पूछिए। तो सब जो लोग पहले जाति और धर्म के बंटवारे के कारण जो काम चल गया था, आज की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी आर्थिक अवस्था से दुखी होकर, उस महंगाई से त्रस्त होकर और आय की कमी से त्रस्त होकर वे सरकार के विरुद्ध होते जा रहे हैं। ये बड़ा भारी रोचक सर्वेक्षण का विषय है। तो इसलिए जी। खाली किसान की बात नहीं है, किसी जाति विशेष की बात नहीं है, या किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। पूरा ग्रामीण समुदाय आंदोलित हो चुका है और उसका परिणाम कुछ लक्षण कल देखने को मिले और आगे ये लगातार बढ़ते जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन सोमपाल जी, ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी बहुत सारे प्रलोभन देगी, बहुत सारे सौगातें देगी, जिसमें गन्ना की बात की, गन्ना की कीमतों की बात की। कहा जा रहा है कि वो 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है, और भी रियायतें, बिजली में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। तो जो सरकार में रहते हुए दल ये इस तरह की चीजें करके और लोगों का मन बदलने की कोशिश कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जो फिजा बनी है उसमें अब इसकी गुंजाइश है? अब बिल्कुल नहीं है। आपने ये देखा होगा कि किसी भी प्रकार के व्यवहार में जब पहल करके कोई काम किया जाता है तो उसका लाभ हुआ करता है, उसका क्रेडिट मिलता है। अब तो किसानों के दबाव में और चुनाव के दबाव में जो वायदे 13 और 14 में किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। 16 में आय दोगुनी करने की बात हुई थी, वह पूरी नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की बात हुई थी, आज तक पूरी नहीं हुई। ये कानून लाए गए, इनका निश्चित रूप से सबके दिमाग के ऊपर ये असर पड़ा है कि ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए और किसान को हमेशा के लिए उनका गुलाम बनाने के लिए किया गया है। तो कौन सी चीज पूरी हुई है? आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का कितना ढोल पीटा था 2014 के चुनाव में, और फिर आपने 2015 में आकर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया कि सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है, वित्तीय संसाधन, उसमें यह संभव नहीं है। तो यदि यह संभव नहीं था तो इतना गैर जिम्मेदाराना वायदा आपने किया क्यों था? फिर उसके बाद 16 में आपने कहा कि हम आय दोगुनी करेंगे। अब तो किसान को स्वयं दिखने लगा, हम जैसे अर्थशास्त्र के आंकड़े जानने वालों के बताने की आवश्यकता नहीं है। 2013 जो अंतिम वर्ष था यूपीए का, उससे पिछले वर्ष तक, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में सरकारी आंकड़े छपे हैं। राष्ट्रीय जो हमारा किसान लागत और कृषि लागत और मूल्य आयोग के 35% आय घटी है 20 तक, 21 में उसमें और कम हुई है। तो अब कहां से एक साल में 22 का इन्होंने लक्ष्य रखा था, तो कहां से पूरा करेंगे? मैं ये सब बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब ये कुछ भी कर लें, किसान या ग्रामीण समुदाय या गरीब वर्ग इस बात से किसी कीमत पर आश्वस्त होने को तैयार नहीं होगा। और कोरोना के काल में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था और जो प्रवासी मजदूरों की दुर्गति हुई थी, वह भी सबके दिमाग में स्मृतियां ताजी हैं। किस तरह से वो बेचारे घर पैदल गए, झाड़ियों में महिलाओं को बच्चे पैदा हुए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, रेल की पटरियों पर, गर्म पटरियों के ऊपर और रोडियों के ऊपर चले, क्योंकि सड़कों के ऊपर उन्हें चलने से रोका गया जैसे कोई आतंकी हो, चोर हो, डकैत हो। रोज आपने समाचार देखे कि सीमेंट के मिक्सर के अंदर बैठकर परिवार जा रहे हैं, उनको रोककर कहा कि पुलिस ने अवैध जाते हुए पकड़ा। अरे वो अपने घरों को जा रहे हैं, गरीब वो बेचारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, हार्ट फेल होकर मर रहे हैं, एग्जॉस्शन से मर रहे हैं, गर्मी से, लू लगने से, डिहाइड्रेशन से, और आप उनको चोर, उचक्के और डकैत और अवैध बता रहे हैं। तो कैसी सरकार है? तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्मृति में लोगों की जम चुकी हैं। अब ये कुछ करें उल्टे हो जाएं, कितने ही चाहे कंसेशन दे लें। और गन्ने की पेमेंट, तो मैंने कीमत की बात कही है। उस समय मोदी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभाओं में हाथ फेंक फेंक कर कहा था, इधर शपथ ग्रहण लखनऊ में 14 दिन के अंदर भुगतान, 2016 में
ये भुगतान 8,000 करोड़ का बकाया था, 17 में 10,000 करोड़ हुआ, 18 में ये रकम 13,000 करोड़ पहुंची, 19-20 में 19,000 करोड़ पहुंची, वर्तमान वर्ष में 13,000 करोड़, आज की तारीख में भी लगभग 10,000 करोड़। और मजे की बात यह मुकेश जी कि ये दूसरे न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय अधिनियम 1953 या 54 से बना हुआ है। प्रथम राज्य था उत्तर प्रदेश जिसने इस विधान को बनाया था। उसमें ये प्रावधान है कि मिल को 14 दिन के अंदर भुगतान करना पड़ेगा, यदि नहीं किया तो उसके ऊपर 12% राशि जोड़ी जाएगी। उसके बाद कुछ 3 या कितने महीने हैं तब तक अगर नहीं दिया तो सरकार को अधिकार होगा कि मिल की का जो चीनी का स्टॉक है, भंडार है, उसको जब्त करके उसको राजस्व की रिकवरी की तरह, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करके वसूली कर सकती है राजस्व की तरह। उससे भी नहीं होता तो मिल की परिसंपत्ति को जब्त कर सकती है, उससे भी नहीं होता तो मिल मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो सरकार जिसने ये कानून बनाया वही सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। कोई और उस विधान का उल्लंघन करे तो समझ में आती है। तो क्या इन्होंने मूर्ख समझ रखा है क्या सब जनता को, आज आप पेमेंट भी कर देंगे? और फिर बेशर्मी से इनके गन्ना मंत्री जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, मेरे तो मित्र हैं, मैं नाम लेता हूं सुरेश राणा, हमने रिकॉर्ड पेमेंट किए। अरे तो रिकॉर्ड पेमेंट तुमने दान किया है क्या किसी को? किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, मिलों ने रिकॉर्ड चीनी की पैदावार की है, तो उनके सामान का मूल्य दिया, आपने एहसान किया है क्या? आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है? तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अब आदत हो गई है इनको बात बोलने की। गुस्सा आता है, बल्कि मैं कहूंगा बकवास करते हैं इस तरह की। ये तो रुकना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जिस वर्ग से आप आते हैं, जिसके कारण वहां सत्ता में जाकर बैठे हैं, तो ये वहम मत करिए। यहाँ तो औरंगजेब जैसा शासक नहीं रह पाया, आप क्या रहेंगे? अब तो ये लोकतंत्र है, लोगों को इसकी कीमत समझ में आ गई। और एक प्रसिद्ध कहावत है राजनीति के, आपने कहा है कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम, कि कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं, सबको सदा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वह स्थिति उन्होंने अपने लिए पैदा कर ली। अब कुछ भी कंसेशन दे दें, कुछ भी और कुछ करें, उसका लाभ होने वाला नहीं है। वो तो बात समाप्त हुई है, अब इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है लोगों का। जी, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास, हिंदुत्व का, और वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर सकती है वो, और तरह तरह से कर भी रही है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में क्या क्या उसने किया है। तो आपको नहीं लगता कि कोई एक बड़ी घटना, मुजफ्फरनगर टाइप की, कोई भी एक पुलवामा टाइप की एक बड़ी घटना पूरे नरेटिव को चेंज कर सकती है, और उस तरह की घटनाएं गढ़ी भी जा सकती हैं, घटित भी की जा सकती हैं? मुकेश जी, मैं कह चुका हूं कि ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है। अब हमें आपको तो इसे कहना भी नहीं चाहिए। हम क्यों इस तरह की आशंका व्यक्त, पर ये कुछ भी कर लें, लोगों की यह बात समझ में आ चुकी है कि हमको इस तरह से मूर्ख बनाकर, विभाजित करके ये सत्ता में आए और उसका क्या प्रतिफल हमको दिया, ये बात आम आदमी की खूब समझ में आ चुकी है। अब इन बातों से कोई बहलाए फुसलाए जाने वाला नहीं है। सबकी बात की समझ में आ गई, इसलिए इस आशंका को मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई प्रभावित होगा। ये कुछ भी कर लेंगे, अब उल्टा पड़ेगा। जी, मैं इससे थोड़ा सा बड़े सवाल पर आ रहा हूँ कि 9 महीने से ज्यादा हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, और अगर 100-150 साल का इतिहास भी देखें तो उसमें ये सबसे बड़ा संगठित डेमोक्रेटिक अहिंसक आंदोलन हम कह सकते हैं इसको। और विश्व में भी मेरे ख्याल से ऐसे आंदोलन कम ही हुए होंगे जो इतनी गहरी जड़ें वाले हों और इतने बड़े लंबे समय तक चले हों। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है अब एक बड़े प्रश्न की तरफ चला गया है, एक बड़े परिवर्तन की तरफ चला गया है? अब ये केवल 3 कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी वगैरह तक नहीं रह गया, एक पूरे आर्थिक मॉडल पर बातचीत हो रही है। और जैसे अंबानी अडानी की बात हुई, इंडिया फॉर सेल की बात हुई, इस तरह की चीजें भी आ रही हैं, लोगों को एहसास हो रहा है। तो हम क्या किसी बड़े परिवर्तन की एक पूर्व भूमिका लिखी जाते देख रहे हैं अपने समय में? मुकेश जी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने कहा था कि भावनात्मक और भड़काऊ मुद्दों के आधार पर एक बार सरकार में आया जा सकता है, परंतु इन मुद्दों के आधार पर सरकार में रहा नहीं जा सकता। अंततोगत्वा जब
पेट की भूख की बात आती है, रोजगारी या बेरोजगारी की बात आती है, लोगों के उत्पीड़न की बात आती है, राजकीय तंत्र के भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की बात आती है, सरकार के और राजनीतिक लोगों के संवेदनहीनता की बात आती है, तो अंततोगत्वा लोग इस बात को समझ जाते हैं और भारत का समाज इसको समझ रहा है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक कष्ट तो है, परंतु इस कष्ट में से एक सुखद बात यह निकल रही है कि लोगों की ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो जाति, संप्रदाय, धर्म और थोथे नारे लगाए जाते हैं, इनसे नहीं, जीवन जो है वो सहकार से, सद्भावना से चलेगा। और इसके लिए बधाई का पात्र है पंजाब का किसान, जिसने दिल्ली की सीमा के ऊपर आकर उस गुरुद्वारा संस्कृति का खुला और सकारात्मक ऐसा अनुकरणीय प्रदर्शन किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है आदर्श कि किस तरह से सामूहिक भावना से ग्रामीण समुदाय चलता है। और अब उस ही संस्कृति को, क्योंकि किसान में और गांव में तो थी ये संस्कृति, परंतु अब व्यक्तिवाद आने से और आर्थिक प्रगति से और इस तथाकथित शिक्षा से उस सामूहिक भावना को कुछ आघात लगा था, परंतु इस आंदोलन के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की तो कम से कम वे सामूहिक भावना पुनः जागृत होती दिख रही, एक बहुत अच्छा लक्षण है और हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का बहुत एक अच्छा और सुखद लक्षण है। क्योंकि आप अगर पूरे विश्व में दृष्टि डालें तो एक तरह से 3 तरह के देश हैं। एक तो ये जो विकसित देश कहे जाते हैं, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अधिकतर देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सिंगापुर है, इस तरह के देश हैं, न्यूजीलैंड है, जो एक आर्थिक दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। लोकतंत्र की प्रणाली उनमें बाकायदा स्टेबल हो चुकी है, स्थायी हो चुकी है। दूसरे देश हैं जो एशिया के देश हैं, जिसमें भारत अग्रणी है, और तीसरे ऐसे देश हैं जिनमें कुछ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के, जिनमें आज भी लोकतंत्र जो है वो आधा अधूरा, कभी अधिनायकवाद, कभी कुछ। हालांकि हमारे यहाँ भी पड़ोसी पाकिस्तान हमारा ही भाई देश है, उसमें भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, परंतु इन सब में भारत का जो लोकतंत्र का मॉडल है वो एक आदर्श मॉडल सिद्ध होता जा रहा है, अनुकरणीय है, लोग इससे प्रेरणा लेने लगे हैं। और पाश्चात्य देश भी इस बात में भारत के गरीब और आम आदमी का लोहा मानने लगे, जिन्होंने मन से लोकतंत्र को अपने जीवन की आधारशिला मान लिया है और अपने जीवन का आधार मानकर लोकतंत्र में हम भागीदारी कर रहे हैं। तो इंग्लिश में कहें तो सच ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इज नोवेयर देयर एक्सेप्ट इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एक लोकतंत्र। लेकिन हाल के वर्षों में सोमपाल जी ये भी कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र पटरी से उतरता चला जा रहा है, उतर गया है, एक तरह की हम डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में पहुंच गए। देखिए, ये बीच बीच में होता रहता है और डिक्टेटरशिप एक ये कठिनाई तो है कि चुनाव जो है ऐसी विधा है, उसको रोजाना तो किया नहीं जा सकता, और हमारे यहाँ परंपरा नहीं है उसकी, जहाँ जैसे रेफरेंडम वगैरह कराते हैं लोग, तो हमारे भारत में तो नहीं है। कई देशों में तो, जर्मनी जैसे देशों में है कि छोटे छोटे, या जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में आपने देखा कि ब्रेक्सिट के ऊपर वहाँ जनमत संग्रह हुआ, तो हमारे यहाँ जनमत संग्रह की वह परंपरा है भी नहीं, और इतने बड़े देश में ये संभव भी नहीं हो सकता, हमारे संसाधन भी उतने नहीं है, पहले से ही चुनाव इतने होते चले जाते हैं, पंचायत के हैं, म्यूनिसिपैलिटी के हैं, जिला उनके हैं, फिर उसके बाद परिषदों के, फिर आपके विधानसभाओं के, विधान परिषदों के, लोकसभा का है, राज्यसभा का है। तो एक बात कही जाती है दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस सेंस ऑल्सो, कि कुछ लोकतंत्र की ज्यादा ही खुराक मिल रही है। तो उसके बावजूद जो ये संवेदनहीनता आती है, तो मतदान का जो अवसर है वो उसको उल्टा करने में सक्षम है, और उसके लक्षण अब दिख रहे हैं। तो वो जो आती है डिक्टेटरशिप, वो कुछ समय के लिए आती है, ठीक है, लोगों के साथ उत्पीड़न भी होता है, परेशानी भी होती है, जैसे हुई कोरोना काल में हुई, जिस तरह के इन्होंने वायदे किए झूठे, उनको पूरा पालन नहीं किया, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, डीजल और इनके जो मूल्य बढ़ रहे हैं, तो उस समय वो डिक्टेटरशिप के वो ट्रेड्स थोड़े थोड़े दिखते हैं। परंतु मुझे लगता है इस आगामी चुनाव में उस
आगे जो भी आगे सत्ता में आएगा उसको ये सबक मिलेगा। और ये सबक, एक बात और आपको बताऊं, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि अगर सत्ता के केंद्रीकरण से ऐसे देश को चलाया जा सकता, तो सबसे अधिक सत्ता का केंद्रीकरण इस वर्तमान व्यवस्था से, यानी जो आज सरकार है, इससे पहले 1975 के आपातकाल में हुआ था। और वही केंद्रीकरण उसको लेकर बैठा था। कांग्रेस आज तक पानी नहीं मांग पाई है, उसके बाद कभी भी सत्ता में अपने बहुमत से नहीं आई, और अब मृत प्राय संगठन हो चुका है। तो जो कोई लोग ये वहम रखते हो कि सत्ता के उपयोग अथवा दुरुपयोग से, संसाधनों के उपयोग अथवा दुरुपयोग से, झूठे थोते और भड़काऊ और विवादग्रस्त और विभाजनकारी नारों से देश को चलाया जा सकता है, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अब इस देश के आम आदमी को यह बात पता लग गई है कि लोकतंत्र में सरकारों को बदला जा सकता है। तो वो डिक्टेटरशिप के जो डोज है वो है, कुछ समय तक उसको सहन करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अब इस मुकाम पर किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों के साथ, जो उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, एक नए रिश्ते को गढ़ना चाहिए, उनसे ज्यादा संवाद, उनसे ज्यादा करीबी रिश्ता, सहयोग का बनाना चाहिए? देखिए, इसमें सहयोग का नहीं बनाना चाहिए, उनको बनाना ये चाहिए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, आपको भी याद होगा, मैंने पहले भी कहा, बल्कि मैं इस बात में किसान जो आंदोलन के नेतृत्व है उनसे मेरा इसमें मतभेद रहा है शुरू से, कि उनको दबाव डालकर विपक्ष के नेता इसका लाभ लेने के लिए तो जीभ लपलपा रहे हैं। सबको लालच हो रहा है कि अब बीजेपी की जो है लोकप्रियता घट रही है, तो उसका लाभ शायद हमको मिल जाएगा। किसान संगठनों को ये जरूर करना चाहिए, और मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कृषक संगठनों से, उनके नेताओं से, कि वे अपना एक मांग पत्र बनाएं, अपना एक नीति पत्र बनाएं, और ये कहें कि इस नीति पत्र को जो भी राजनीतिक दल स्वीकार करेगा, और उसमें समय की सीमा दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक अधिकार प्रदान करना, कृषि लागत और मूल्य आयोग को संवैधानिक संस्था बनाना, इन दोनों बातों पर, और उससे जो और चीजें जुड़ी हुई हैं किसानों की, उन सबको जोड़कर ये कहा जाए कि जो दल इसको स्वीकार करेगा और हमें ये देगा कि हम सत्ता में आए तो इतने समय में हम इनको लागू कर देंगे, हम उसको मतदान करेंगे, उसके पक्ष में प्रचार करेंगे। ये संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये संवाद और ये चेतावनी देकर उनको बाध्य कर देना चाहिए कि वो इस बात को माने। नहीं तो कल वे आएंगे तो वो भी तरह तरह के बहाने लगाएंगे, संसाधन नहीं है उनके, नहीं तो संसाधन तो बनाने होते हैं, उनकी प्राथमिकता का सवाल है अर्थनीति का। और अर्थ क्या है? अर्थनीति तो यही है कि जो संसाधन है उनकी प्राथमिकता कहाँ है, पहले वो कहाँ जाने चाहिए, तो उनसे ये वायदा लें। ये मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है। अगला प्रश्न मेरा यह है कि क्या चुनौती देख रहे हैं अब किसान आंदोलन के सामने आप? आपको क्या लग रहा है, इतने समय तक वो संगठित है, एकजुट है, अपना आधार भी बढ़ा रहा है, अब चुनौती क्या है? चुनौती वर्तमान सत्ता पक्ष को सत्ता से हटाने की चुनौती, और कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी चुनौती है कि जो विपक्ष में लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं, इनकी लोकप्रियता घट के और अपने उस मतदान को प्राप्त करने की लालसा में बैठे, उनसे वचन ले लेना चाहिए, और फिर लोगों को कहना चाहिए कि ये लोग कह रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, और इनको मतदान करें, वर्तमान सत्ता पक्ष को हटाएं। तो फिर जो आगामी लोग हैं जो सत्ता में आएंगे, और उसका जो पहला अध्याय है वो उत्तर प्रदेश से लिखा जाना है, तो यही बात जो पहले कही है वही करना चाहिए लोगों को। और अगले 4-6 महीने में और क्या आपको लगता है 2-3 चीजें हैं जिन पर ध्यान रखा जाना चाहिए, एक सावधानी के तौर पर और एक कार्यक्रम के तौर पर, योजना के तौर पर? देखिए, उसका मॉडल तो मुकेश जी प्रस्तुत कर दिया मुजफ्फरनगर की रैली में, और उसका तो अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है पंजाब और हरियाणा का किसान, और बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, इसको किसी को संगठित करने की आवश्यकता नहीं है। और कल का जो मैंने समाचार पढ़ा है, जो 18 रैलियां विभिन्न भागों में आयोजित करने की बात कही गई है,
तो एक सतत अभियान ये तो चलेगा, इसमें किसी को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं। इस मामले में मैंने देखा है कि कृषक संगठन और ये आंदोलन स्वतः उसने अपनी भूमिका तलाश कर ली है, अपनी पहचान बना ली है, अपनी संस्कृति के विषय में सब लोगों को, देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त कर दिया है कि हम शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, हमें किसी के पैसे की, संसाधन की जरूरत नहीं है। तो उन्हें किसी प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत मैं या आप बताऊं ये उचित नहीं लगता। वो हमसे इस मामले में ज्यादा सावधान हैं, ज्यादा विवेकशील हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा संगठित हैं और उनकी प्रतिबद्धता कहीं हमसे भी ज्यादा है। तो हम केवल उनको शुभकामना दे सकते हैं, इसी बात को बनाए रखें, इसी से सब काम चल जाएगा और कोई उसमें नया आयाम जोड़ने की मुझे आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। जी, आपने अभी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तो इस सरकार को सत्ता से हटाना है। जी। कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी कड़ी चुनौती है, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? अंतिम प्रश्न मेरा। किसानों ने जितने बेल सकते थे बेल दिए और जो आगे बेलने हैं उसका भी नक्शा, उसका जो आगामी मानचित्र है, रोड मैप है, वो तैयार कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि उसपे और कोई नया विवेक इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुकेश जी। हम ये समझते हैं कि हम कोई उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन्होंने अपना रोड मैप पहले से तैयार कर लिया है और अब तो सिर्फ एक ही है, कोई पापड़ नहीं बेलना है, ये सब चलेंगी अपने आप, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है, सारी रैलियां होंगी, जन जागरण हो जाएगा। किसी को लाउड स्पीकर लगाना, प्रचार करना या जाकर वोट मांगना नहीं है, बस एक ही बात करें, एक ही पापड़ बेल दें कि जिस दिन मतदान का समय आए तो उस दिन सारा काम छोड़कर मतदान करें, एक ही पापड़ बेलना है, बस वो मतदान करेंगे तो ये पटाक्षेप हो जाएगा और भारत के लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और किसानों की राजनीतिक शक्ति का पूरे विश्व को आभास हो जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर सोमपाल जी, आपने ये कहा कि आप आश्वस्त हैं, किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से संगठित है, जिस तरह से अपनी दिशा तय कर रहा है, आगे की योजना है, कार्यक्रम है और एक तरह से स्पष्ट है कि उन्हें कहाँ जाना है, अपनी मंजिल के बारे में पता है और आप भी आश्वस्त हैं पूरी तरह से। तो ये एक अच्छी बात है मुझे लगता है, क्योंकि आपके एक बात और आपने पूछी थी कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि विपक्ष के पास भी कुछ करने को नहीं है, मजबूरी है। विपक्ष को तो मजबूर होकर अब मानना पड़ेगा। तो ये जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है, दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे जितने विपक्ष के नेता हैं, किसी एक आध को छोड़ दीजिए, उन्होंने कोई पहल नहीं की। वो सब बगले झांकते मिले, नाम मत लिवाइए हमसे, सबका, कोई चाहे राष्ट्रीय दल है चाहे वो आंचलिक दल है। परंतु आज किसान आंदोलन ने सबको मजबूर कर दिया, जहां जिसकी जैसी अवस्था है उसको मजबूर होकर इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मामले में सबको एक मत होना पड़ेगा। तो इतना बाध्य कर दिया उन लोगों को, मजबूर कर दिया किसान आंदोलन ने, ये भी एक उसका नया सुखद आयाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी, धन्यवाद इस पूरे आंदोलन के बारे में अपनी राय रखने के लिए और हमारी समझ को थोड़ा और खोलने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।